गॉस थ्योरम का सेकंड एप्लीकेशन देखते हैं स्टूडेंट्स। तो क्या है, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है एक इन्फानाइटली लॉन्ग प्लेन शीट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। शीट ऑफ चार्ज क्या होता है, एक जैसे पेपर लीजिए, एक पेपर के ऊपर अगर कुछ चार्ज रख दिया जाए तो वो जो चार्ज होगा उसके एरिया में बट जाएगा। अब उसके लेंथ में नहीं बटेगा, अब उसके एरिया में बट जाएगा। जैसे ध्यान से देखिए, अगर आप इसको एक पेपर लेते हैं, यहाँ से ये पेपर लिया आपने, इस पेपर को कुछ चार्ज दे दिया तो ये जो चार्ज है वो इसे लेंथ और ब्रेथ दोनों में बट जाएगा, मतलब उसके एरिया में बट जाएगा। और जब चार्ज एरिया में बटता है तो हम उसके लिए सरफेस चार्ज डेंसिटी डिफाइन करते हैं, क्योंकि अब जो चार्ज है वो आपका सरफेस में बटा हुआ है, लाइन में नहीं बटा हुआ है, तो उसके लिए सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा डिफाइन करते हैं। तो अब ध्यान से देखिए, जब इस सर्फ चार्ज इस तरह से बढ़ जाता है और ये जो शीट है आपका, ये बहुत लंबा शीट है। कितना लंबा शीट है, ध्यान से देखिए, यहाँ पर इन्फानाइटली लॉन्ग प्लेन शीट है, इन्फानाइटली लॉन्ग प्लेन शीट है। हालांकि इतना बड़ा शीट नहीं होता है, केवल इन्फानाइट एक रिलेटिव टर्म होता है, मगर फिर भी हम मान लेते हैं बहुत बड़ा शीट है इस तरह का। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरह का हमारे पास क्या दे रखा है, एक शीट दे रखा है, शीट ऑफ चार्ज। इस तरह का एक शीट दे रखा है और इस शीट के ऊपर कुछ चार्ज है, तो मान लेते हैं इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, तो इसके ऊपर कितना चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। और इसके लिए जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है, क्योंकि अब जो चार्ज है आपका सरफेस में बटा हुआ है, एरिया में बटा हुआ है, तो जब चार्ज एरिया में बढ़ता है तो उसके लिए सरफेस चार्ज डेंसिटी को डिफाइन किया जाता है, जिसे हम कहते हैं सिग्मा। क्या कहते हैं, सिग्मा। तो सिग्मा इज व्हाट, सरफेस चार्ज डेंसिटी। अब हमें एक शीट के कारण, ये शीट ऐसे रखा हुआ है स्टूडेंट, इस शीट के कारण किसी पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन करना है। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन करना है। और ये जो शीट है यहाँ पर ख़त्म नहीं हो रहा, ये ऐसे बहुत लंबा जा रहा है, इस तरह से बहुत लंबा शीट है। ओके, इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना चाहते हैं हम, तो क्या करेंगे, गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन यूज़ करें, गॉस थ्योरम को यूज़ करेंगे। गॉस थ्योरम को यूज़ करने के लिए सबसे पहले आपको क्या मानना पड़ेगा, एक गॉसियन सरफेस की कल्पना करना पड़ेगी। गॉसियन सरफेस आपका इस तरह से होना चाहिए जो इस पॉइंट को अपने सरफेस पर लिए हुए हो और चार्ज को अंदर से क्लोज्ड किए हुए हैं। तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, ध्यान से देखिए, एक गॉसियन सरफेस बनाते हैं, वो भी हम सिलेंडर ही बनाने वाले हैं। इस बार क्या बनाएंगे, सिलेंडर, क्योंकि सिमेट्रिकल सरफेस होना चाहिए। हम इस पॉइंट P से गुजरने वाला एक छोटा सा सिलेंडर बनाते हैं। पॉइंट P से गुजरता हुआ क्या बनाएंगे, एक छोटा सा सिलेंडर बनाने वाले हैं। ध्यान से देखें, हमने इस तरह का कुछ सिलेंडर बनाया है। ओके, ये जो सिलेंडर है पॉइंट P को अपने अंदर इनक्लोज्ड किए हुए हैं। क्या किए हुए हैं, इनक्लोज्ड, मतलब अपने अंदर बंद किए हुए हैं। देखिए आप इस तरह से देख पा रहे हैं, यहाँ पर हमने एक सिलेंडर बनाया है। ठीक है, ये सिलेंडर इस तरह से गुजर रहा है, ये जो शीट है आपका, ये शीट के आर पार गुजर रहा है। इस तरह का शीट से एक सिलेंडर गुजरता हुआ बनाया है। इस सिलेंडर को हम बोलेंगे, ये सरफेस बनाया है, क्लोज्ड सरफेस है, इसलिए हम इसको बोल देते हैं गॉसियन सरफेस। कौन सा सरफेस स्टूडेंट, अगेन गॉसियन सरफेस। ओके, गॉसियन सरफेस बना लिया हमने। यहाँ पर ये इस टाइप का कुछ बनेगा यहाँ पर, है ना, इस तरह से गुजरता हुआ बनेगा एक सिलेंडर। ठीक है, तो इस सिलेंडर से हमें यहाँ पर एक पॉइंट P है, इस पॉइंट P पर आपको क्या फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो अब क्या करेंगे, ये जो पॉइंट P की यहाँ से दूरी है स्टूडेंट, इस शीट से कितनी दूरी पर रखा हुआ है ये पॉइंट P, तो अगेन ये पॉइंट आपका R दूरी पर रखा है। कितनी दूरी पर रखा है, R दूरी पर। तो इतनी ही दूरी पीछे भी बनाना पड़ेगी आपको, क्योंकि आपको एक सिमेट्रिकल शेप लेना है। ये आपका सरफेस है, अगर R दूरी आगे आप सिलेंडर को एक्सटेंड करते हैं तो इसके जस्ट पीछे भी आपको R दूरी तक एक्सटेंड करना पड़ेगा। इसका मतलब अगर यहाँ पर आपने एक पॉइंट P लिया है, तो ऐसा कैसा पॉइंट आपको R दूरी से यहाँ पर भी लेना पड़ेगा, तभी वो सिमेट्रिकल होगा। सिमेट्रिकल मतलब एक जैसा रहेगा। ओके, आगे से भी एक जैसा रहेगा और उसके बैक साइड में भी इसी तरह से दिखेगा आपको।
तो r दूरी पर आगे पॉइंट P लीजिए, उसी तरह से इसको r दूरी तक पीछे भी बढ़ाइए और मान लीजिए यहाँ पर एक पॉइंट है जिसको हम बोल देते हैं P प्राइम, P डैश। ओके, ठीक है। अच्छा, ये सिलेंडर है, जितना एरिया इसका होगा इतना ही एरिया इस सरफेस का भी होगा। मान लेते हैं इस सरफेस का एरिया है और इसका सरफेस का एरिया भी कितना है, A, क्योंकि दोनों सिमेट्रिकल सरफेस है। ओके, अब हम देखते हैं इस सरफेस से, अब ये आपका जो क्लोज्ड सरफेस है इससे कितना फ्लक्स निकलेगा। तो इससे फ्लक्स निकालने कैलकुलेट करने के पहले हम देख लेते कितने सरफेस मिलकर इस क्लोज्ड सरफेस को बना रहे हैं। तो पहला तो देखिए लेफ्ट सरफेस, ये सर्कुलर सरफेस है, राइट सरफेस ये भी सर्कुलर सरफेस है, दोनों का एरिया है, और एक कर्व्ड सरफेस इस तरह का, ये कर्व्ड सरफेस है। ओके, 3D में इमेजिन करने का ट्राई कीजिएगा इसको, ये 3D में बना हुआ है। इस तरह का एक सिलेंडर जा रहा है अंदर। ओके, उस सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस भी कितना है, ठीक है, कर्व्ड सरफेस। तो अगेन हमारे पास 3 सरफेस हैं, लेफ्ट, राइट और कर्व्ड सरफेस है। ठीक है, हमें वापस गॉस थ्योरम कैलकुलेट करना है, तो फ्लक्स निकालना पड़ेगा फाई ई। ध्यान से देखिए, फ्लक्स निकालने के लिए हर बार हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ नहीं करेंगे, इसको स्टैंडर्ड फॉर्मूला ही बोलते हैं, ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। अगर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है स्टूडेंट, यूनिफॉर्म, मतलब हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही है जितना दूसरे पॉइंट पर है। इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही होगा जितना कि इस P प्राइम पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्योंकि इस P पॉइंट की भी इससे दूरी R है और इस P प्राइम की भी इस पॉइंट से दूरी कितनी है, R। तो इन दोनों पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होने वाला है और इसके हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड सेम रहेगा। तो हम यहाँ पर मान सकते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, उसी तरह से यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा यूनिफॉर्म है। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होता है ना, तो आप क्या करिए, फाई ही इज इक्वल टू ई वेक्टर बाहर निकल जाएगा आपका, तो डी एस वेक्टर, सारे डी एस जुड़कर एरिया वेक्टर देंगे, टोटल एरिया बन जाएगा। तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। ये फॉर्मूला तभी यूज़ करना है जब इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म हो, हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही है जितना कि दूसरे पॉइंट पर है। जैसे आपका लेफ्ट सरफेस और राइट सरफेस की इस शीट से दूरी उतनी ही है, इसलिए लेफ्ट सरफेस के हर पॉइंट पर, राइट सरफेस के हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड सेम रहने वाला है। इसलिए हम डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, हमें कोई इंटीग्रेशन की जरूरत नहीं, डायरेक्ट एरिया लिख सकते हैं। ठीक है, मान लेते हैं इस शीट से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इस पॉइंट P पर, पॉइंट P पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, और जो आपका एरिया बना हुआ है इस एरिया वेक्टर की डायरेक्शन भी क्या होगी, यही होगी, एरिया वेक्टर ए वेक्टर। ओके, अगेन आप चाहे तो मान सकते हैं 3 सरफेस, ये S1 सरफेस, ये S2 सरफेस और ये S3। इस S3 को मान लीजिए कर्व्ड सरफेस मान लीजिए। ठीक है, तो मान लेते हैं इस सरफेस को मान लेते हैं हम S2, इस सरफेस को मान लेते हैं S1 और जो कर्व्ड सरफेस है आपका इसको मान लेते हैं S3। फ्लक्स कैलकुलेट करते हैं, पहले S1 सरफेस से, तो ध्यान से देखिए S1 सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड निकल रहा है और एरिया वेक्टर यहाँ पर जो सरफेस छोटा सा एज्यूम करा है वो सरफेस आपका ऐसे है और इसके ऊपर एरिया वेक्टर की डायरेक्शन भी ऐसे होगी। इट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर में एंगल कितना है, 0 डिग्री। इसी तरह से बैक साइड में भी होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आपका ऐसे निकलेगा और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन ये होगी, तो एंगल यहाँ पर भी कितना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर में 0 डिग्री एंगल। ओके, तो देखें S1 से कितना फ्लक्स निकलेगा, S1 से फ्लक्स ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस S2 से उससे भी ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, और S3 से फ्लक्स कितना निकलेगा, 0। क्यों 0 निकलेगा, सोचिए क्यों 0 निकलेगा S3 से, ये जो सरफेस है आपका इससे फ्लक्स 0 क्यों होने वाला है, ध्यान से देखिए। 0 इसलिए होगा क्योंकि दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री हो तो फ्लक्स कितना होता है, 0 होता है। देखें वापस से, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर यहाँ पर हम छोटा सा एरिया भी मान लें, ये छोटा सा एरिया मान लें, इस एरिया वेक्टर की डायरेक्शन ऐसे होगी और इलेक्ट्रिक फील्ड तो आपका ऐसे है, ये है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड और ये है आपका एरिया वेक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड तो आपका हमेशा ऐसे आएगा बाहर की तरफ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है और एरिया वेक्टर तो ऐसे बनेगा ना। अगर आप उस क्लोज्ड सरफेस को लेंगे, ये हमने इस बार सिलेंडर कैसे रखा है स्टूडेंट्स, तो ध्यान से देखिए, इस बार हमने सिलेंडर को इस तरह से रखा हुआ है, इस बार इस तरह से सिलेंडर कुछ रखा है। ओके, इसके लेफ्ट और राइट सरफेस दोनों को क्लोज्ड किए हुए हैं। अगर आप यहाँ पर छोटा सा एरिया मानते हैं, एरिया एज्यूम करते हैं, कहाँ पर, ये यहाँ पर छोटा सा एरिया मानते हैं, तो इस एरिया वेक्टर की डायरेक्शन होगी ऐसे और इलेक्ट्रिक फील्ड तो आपका ऐसे होगा, तो दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है, वापस 90 डिग्री। मगर आप लेफ्ट सरफेस को देखें और राइट सरफेस को देखें तो दोनों सरफेस से देखिए कितना फ़र्क पड़ेगा। इस सरफेस का एरिया वेक्टर ऐसे है
और इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसे निकल रहा है, उसका एरिया वेक्टर ऐसे है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसे निकल रहा है। मगर यहाँ पर एरिया वेक्टर अगर यहाँ पर बनाएंगे आप छोटा सा, जैसे यहाँ पर देखें हमने छोटा सा एरिया एलिमेंट लिया है यहाँ पर, ये आपका एरिया एलिमेंट, इस एरिया वेक्टर की डायरेक्शन होगी ऐसे, क्योंकि किसी भी एरिया की डायरेक्शन उस एरिया के परपेंडिकुलर ली जाती है, एरिया वेक्टर ऐसे, और इलेक्ट्रिक फील्ड तो आपका ऐसे, तो एंगल कितना होगा 90 डिग्री। इसका मतलब इसका जो कर्व्ड सरफेस है इस सिलेंडर का, ये जो सिलेंडर लिया है इसके कर्व्ड सरफेस से कितना फ्लक्स निकलने वाला है 0, क्योंकि हर पॉइंट पर एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड में एंगल कितना होगा 90 डिग्री। इट मीन्स कर्व्ड सरफेस से कोई फ्लक्स नहीं निकलेगा, इसलिए मैंने 0 लिखा है। तो यहाँ पर लिख लीजिएगा क्यों, क्योंकि एंगल between electric field and area vector is 90 degree. That's why the flux through the curved surface of this cylinder is 0. कर लीजिए आप कैलकुलेशन, बोलें ई ए कोस थीटा 0, कोस 0 की वैल्यू कितनी होगी 1, ई ए कोस थीटा कोस 0 की वैल्यू कितनी होगी 1। क्या करा हमने, ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ई ए कोस थीटा, बोलिए एंगल कितना 0, तो ई ए कोस 0 की वैल्यू कितनी 1, तो ई ए उसी तरह से उस सरफेस से देखिए ई ए कोस थीटा, ई ए कोस थीटा, थीटा मीन्स एंगल, एंगल कितना है 0, तो वापस कोस 0 की वैल्यू 1, तो ई ए प्लस 0, तो ये हो जाएगा 2E, तो फाई ई इज इक्वल टू आने वाला है 2EA। आप गॉस लॉ लगा लेते हैं स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने प्रीवियस प्रॉब्लम में करा था गॉस लॉ। बोलें क्या होगा गॉस लॉ, गॉस लॉ बोलता है कि किसी सरफेस से निकलने वाला टोटल फ्लक्स उसके अंदर चार्ज अपॉन एप्सिलॉन 0 टाइम्स होता है। तो इस सरफेस से कितना फ्लक्स निकल रहा है, बोलिए 2E है, ई की वैल्यू कैलकुलेट करना है, क्यू इन, वापस इस पॉइंट को याद रखिए, क्यू इन क्या लेंगे, क्यू इन मतलब कितना चार्ज इनक्लोज्ड किए हुए हैं। ये जो आपका सरफेस यहाँ से गुजर रहा है, ये जो सिलेंडर इस शीट को क्रॉस करते हुए जा रहा है ना, इस सरफेस इस सिलेंडर के अंदर कितना चार्ज है, क्योंकि कौन सा चार्ज लेते हैं हम यहाँ पर, जो हमारे गॉसियन सरफेस के अंदर आता है उस चार्ज को हम यहाँ पर लिखते हैं। तो हमने गॉसियन सरफेस तो छोटा सा माना है ना, तो जितना एरिया ये होगा उतना ही एरिया ये भी होगा, क्योंकि आपका शीट ऐसे रखा हुआ है। अगर इसका एरिया ए है तो ये जो ध्यान से देखिए इसका एरिया भी कितना होगा ए, तो इस ए एरिया के अंदर जितना चार्ज आएगा उस चार्ज को हम लेंगे। देखिए आपका सिलेंडर ऐसे जा रहा है तो आपका क्रॉस सेक्शन ऐसे बनेगा, इस क्रॉस सेक्शन के अंदर जितना चार्ज होगा वही चार्ज हमारे इस गॉसियन सरफेस के अंदर है। ये हमारा इस तरह से गॉसियन सरफेस बन रहा है, इस गॉसियन सरफेस के अंदर जितना चार्ज है वो कितना होगा, इस क्रॉस सेक्शन के अंदर जितना चार्ज होगा। आ रहा है सबको समझ में। तो क्यू इन वो चार्ज होता है जो हमारे क्लोज्ड सरफेस के अंदर होता है, और क्लोज्ड सरफेस केवल इतना इतना एरिया को घेर रहा है अंदर, तो इस एरिया के अंदर जितना चार्ज होगा उसे लिखेंगे। तो आपको पता है सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है सिग्मा, तो सिग्मा को लिखते हैं हम सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज अपॉन एरिया, चार्ज अपॉन एरिया। आपको चार्ज कैलकुलेट करना है तो चार्ज बराबर क्या कीजिए आप, चार्ज बराबर सिग्मा इंटू एरिया, एरिया रखिए, एरिया कितना रखना है, इसका एरिया ए है तो इसका एरिया भी कितना होगा ए ही होगा, तो एरिया को रखेंगे ए का मल्टीप्लाई करेंगे सिग्मा है, तो चार्ज बराबर आ जाएगा सिग्मा है। तो आपको आया समझ में, क्यू इन कितना होगा सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन 0। इस पॉइंट को वापस से ध्यान में रखिएगा, वो चार्ज लिया जाता है जो हमारे क्लोज्ड सरफेस के अंदर आता है, और हमारा जो क्लोज्ड सरफेस है केवल छोटा सा सिलेंडर है, ये सिलेंडर कितना एरिया को घेर रहा है, जितना इसका ये वाला क्रॉस सेक्शन है उतना ही एरिया यहाँ पर भी होगा, और उस एरिया को सिग्मा से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा तो टोटल चार्ज अंदर वाला आ जाएगा। मतलब ये आपका क्यू इन है, तो क्यू इन की जगह रख देंगे हम सिग्मा है। ध्यान से देखिए ए से ए कट गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू आ जाएगा सिग्मा, 2 को अपॉन में ले जाएं 2 अपॉन एप्सिलॉन 0। तो ये है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज। एक इनफाइनाइट बहुत लंबा शीट है, उस शीट के कारण किसी पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड इतना होगा, इस पॉइंट पी पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा होगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, वेयर सिग्मा इज व्हाट, सिग्मा इज अ सरफेस चार्ज डेंसिटी, एप्सिलॉन 0 कांस्टेंट है। उसी तरह से इतना इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पी प्राइम पर भी होगा, मगर डायरेक्शन उधर होगा, बाहर की तरफ होगा। ओके, 2 पॉइंट यहाँ पर याद रखें। अगर आपका सिग्मा प्लस है, प्लस सिग्मा मतलब पॉजिटिव चार्ज वाली शीट है, अगर ये जो शीट बनी है आपने, इस शीट के अंदर कौन सा चार्ज है,
पॉजिटिव चार्ज है तो किसी पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बाहर की तरफ होती है। और कितना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। अगर यही शीट आपकी है, अगर सिग्मा नेगेटिव हो, मतलब अगर आपका जो शीट है वो नेगेटिवली चार्ज है, शीट के ऊपर कैसा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज है, तो उस पॉइंट P के ऊपर अब इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 ही होगी, बट डायरेक्शन होगा टूवर्ड्स द प्लेट। प्लस होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बाहर की तरफ। अगर ये हमारी जो प्लेट है नेगेटिवली चार्ज प्लेट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन उसी की तरफ होगी। दूसरी पॉइंट यहाँ पर स्पेशल पॉइंट ये कि अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इंडिपेंडेंट ऑफ आर है, इंडिपेंडेंट ऑफ आर। क्या ये आर के ऊपर डिपेंड करता है क्या? मतलब पॉइंट P कहाँ पर है उससे डिपेंड करता है। पॉइंट P पास में होगा तो भी इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही होगा जितना कि पॉइंट P यहाँ पर है उतना होगा। मतलब पॉइंट P की लोकेशन के ऊपर फर्क नहीं पड़ता है इसके इलेक्ट्रिक फील्ड से। ये कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है, आर के साथ में चेंज नहीं हो रही। जैसे लाइन चार्ज के कारण चेंज हो रही थी, जैसे जैसे हम दूर जाते थे इलेक्ट्रिक फील्ड कम होता जाता था। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कांस्टेंट है। यहाँ पर होंगे तब भी उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, यहाँ पर होंगे तब भी इतना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ओके, तो याद रखिएगा ये इलेक्ट्रिक फील्ड आर के ऊपर डिपेंड नहीं करती, पास में रहेंगे तो भी उतना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा जितना दूर रहने पर होता है। दूसरा पॉइंट ये फॉर्मूला तभी वैलिड होता है जब हम उसके थोड़ा पास में होते हैं, नज़दीक होते हैं। ऐसा नहीं आप बहुत ज़्यादा दूर चले गए और फिर बोल रहे हैं कि अब इलेक्ट्रिक फील्ड कॉन्स्टेंट रहेगा या नहीं रहेगा, तब नहीं रहेगा। तभी हम इनफाइनाइट शीट कंसिडर करते हैं। इनफाइनाइट का मतलब यही होता है कि आपकी उस शीट से जितनी दूरी है उस दूरी के कंपैरिजन में उस शीट का साइज़ बहुत बड़ा हो। जैसे बोर्ड देखिए, अगर इस बोर्ड आपका एक तरह से शीट की तरह है, मान लो ये बोर्ड है आपका और इस बोर्ड को हमने कुछ पॉजिटिव चार्ज दिया है और इस पॉजिटिव चार्ज के कारण किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन करना है। तो मान लेते हैं ये आप मार्कर का टिप देखिए, इस टिप को मान लीजिए पॉइंट P। तो पॉइंट P की दूरी देखिए इस शीट से, इस शीट मतलब बोर्ड से, अभी पॉइंट P की दूरी बहुत कम है। तो अब मैं बोल सकता हूँ, अब क्या बोल सकता हूँ कि ये पॉइंट P के कंपैरिजन में ये जो बोर्ड है आपका इनफाइनाइटली लॉन्ग है। क्या है? इनफाइनाइटली लॉन्ग। क्यों? क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी है, इस दूरी के कंपैरिजन में इस बोर्ड का साइज़ बहुत बड़ा है। तब हम बोलते हैं कि इनफाइनाइट प्लेन। कुछ भी चीज़ इनफाइनाइट नहीं हो सकती स्टूडेंट्स। इनफाइनाइट मतलब कितना लंबा, उसकी कुछ ना कुछ लिमिट होना चाहिए। ओके, तो इनफाइनाइट जो होता है वो रिलेटिव टर्म होता है। ओके, अगर हम बहुत ज़्यादा दूर चले जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट नहीं होगा, फिर वो थोड़ा सा वेरी करेगा। तो इस तरह से हमने इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन की।